सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 16, जिसका शीर्षक है महंगाई और मेहमानी। तो बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे पाठ का सार। आज महंगाई और अति व्यस्तता के दौर में लोग अनपेक्षित मेहमान के आने से परेशान हो उठते हैं। पाठ में मामा जी ने अपनी वाक्पटुता से बड़ी ही कुशलता पूर्वक बिन बुलाए मेहमान से मुक्ति पा ली है। तो यहाँ पे बच्चों हमें क्या बताया जा रहा है कि आज की महंगाई के कारण अब क्या होता है कि बहुत सारी चीजें महंगी हो गई हैं। तो इस कारण से अगर कोई ऐसा मेहमान आ जाता है जिसे बुलाया नहीं है, बिन बुलाया मेहमान हमारे घर आ जाता है, तो हम उससे थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। तो इस पाठ में ऐसा ही कुछ हुआ है। और इस पाठ में जो मामा जी है, अपनी वाक्पटुता से बड़ी ही कुशलता पूर्वक वो उस मेहमान से यानी बिन बुलाए मेहमान से मुक्ति पा लेते हैं। तो चलिए अध्याय को शुरू करते हैं। वे दिन हवा हुए जब मेहमान को देखकर लोग अपने को धन्य समझते थे और उनके हृदय खिल उठते थे। मगर अब तो महंगाई और तंगी के जमाने में मेहमान का आना स्वयं यमराज के अशुभागमन से कम महत्व नहीं रखता। फिर ऐसा मेहमान जो टिकने के लिए नहीं, एकदम घर बसाने के लिए आए, तो उसको देखते ही अगर स्वर्गवास ना हो जाए तो ताज्जुब है। मगर ईश्वर की कृपा से हमारे मामा जी ऐसे कच्चे जीव नहीं थे कि ऐसी परिस्थिति में अपने प्राणों को न्यौछावर करते। वे तो अपने साले के चाचा के भांजे को देखकर, जो इनके यहाँ लखनऊ में बीए पढ़ने आया था, ऐसे चहक उठे मानो कोई गड़ा धन मिल गया हो। तो यहाँ पे बच्चों क्या बताया जा रहा है कि वो दिन कुछ और थे जब मेहमानों को देखकर लोग क्या होते थे, खुद को धन्य मानते थे कि हमारे घर पे कोई मेहमान आया है। लेकिन आज की महंगाई के कारण जब कोई मेहमान को देखता है तो ऐसा लगता है मानो स्वयं यमराज हमारे द्वार पर आके खड़े हुए हैं। तो उसे तो ऐसा लगता है कि अब तो उसका बस स्वर्गवास ही होने वाला है। जो लेखक है, उनके जो मामा जी हैं, वो कच्चे खिलाड़ी नहीं है। उन्होंने क्या किया, अब उनके साले के चाचा के भांजे को देखकर, जो उनके यहाँ लखनऊ में बीए पढ़ने के लिए आए थे, यानी कि वो बिल्कुल रहने के लिए आए थे कुछ दिनों के लिए, तो वो उनको देखकर ऐसे चहक उठे जैसे उन्हें कोई गड़ा हुआ धन मिल गया हो। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि मामा जी के घर पर एक मेहमान आया है, और ये मेहमान कुछ घंटों के लिए नहीं आया है, बल्कि वो यहाँ पे बीए पढ़ने के लिए आया है। तो वो अपना आराम से 1-2 साल रहने के लिए आया है। आप भगत करते हुए कहने लगे, वाह बेटा, खूब आए। यह मेरा सौभाग्य है कि तुमने इस बहाने मुझे याद तो किया। यह तुम्हारी और तुम्हारे घर वालों की हद दर्जे की भलम नसाहत है जो तुम लोगों ने मुझे अपना तो समझा। यहाँ बेटा तुम्हें किसी बात की तकलीफ नहीं हो सकती है, इसे तुम अपना ही घर समझो। तो मामा जी अपने मेहमान से क्या कहते हैं कि बेटा, अच्छा हुआ तुम यहाँ पर आए। ये तो मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि तुम्हारे घर वालों ने मुझे इस लायक समझा, और तुम्हें इस बात की बिल्कुल भी तकलीफ करने की जरूरत नहीं है। इस घर में तुम्हें किसी भी चीज की तकलीफ करने की जरूरत नहीं है। तुम इसे अपना ही घर समझो। सिर्फ कसर है तो बस नौकरों की। हाय, मैं क्या बताऊं, अच्छे नौकर मशाल लेकर ढूंढने पर भी नहीं मिलते। मिलते भी हैं तो महीने में 15 दिन गायब। उस पर सदा डर यह कि कहीं कोई चीज ना उठा ले जाए। इसलिए इस झगड़े से बिल्कुल बरी हूँ। सब काम अपने ही हाथ से कर लेता हूँ। अच्छा, मुंह हाथ धोकर चाय पी लो। यह अंगीठी है, वह केतली। इतना वक्त कहाँ कि शक्कर के लिए राशन की दुकान पर घंटों तक झक मारूं। अरे, अब धक्के खाने का दम कहाँ। इसलिए चाय में डालने के लिए मैंने उस शीशी में नमक और लाल मिर्च रखी है। आहा, चुटकी में वह चटपटी चाय बन जाती है कि क्या कहूँ। जरा पी कर तो देखो। भांजे साहब घबराकर बोल उठे, मामा जी, मैं चाय नहीं पीता। अब वो क्या कहते हैं कि सिर्फ किस बात की कमी है कि यहाँ पे नौकर नहीं है। अब अच्छे नौकर तो हम मशाल लेकर भी ढूंढे तो भी नहीं मिलते हैं, और जो मिलते भी हैं वो 15-15 दिन तक गायब रहते हैं। और इस बात का भी डर लगा रहता है कि कहीं वो कुछ चुरा कर ना ले जाए। इसलिए इस झगड़े से मैं बिल्कुल ही दूर रहता हूँ। तो मैंने कोई नौकर घर पर रखा ही नहीं है, मैं सारा काम खुद से कर लेता हूँ। फिर वो क्या कहते हैं कि अच्छा, तुम मुंह हाथ धोकर चाय पी लो। यह अंगीठी है, वह केतली है।
अब इतना वक्त कहाँ कि मैं शक्कर के लिए दुकान में जाकर ऐसे ही घंटों भर खड़ा रहूं। अब इतनी तो मुझ में ताकत नहीं है, तो इसलिए मैंने चाय में डालने के लिए क्या रखा है, शीशी में थोड़ा सा नमक रखा है, लाल मिर्च रखी है। चुटकी भर नमक और लाल मिर्च डाल दो तो बहुत ही चटपटी चाय बन जाएगी। फिर भांजे साहब घबराकर क्या कहते हैं कि मामा जी, मैं चाय नहीं पीता हूँ, क्योंकि नमक और मिर्च की तो कोई चाय नहीं होती है। मामा जी खुश होकर बोले, वाह, बड़ा अच्छा करते हो बेटा, चाय सचमुच बहुत बुरी चीज है, मैं भी इसका आदी नहीं, बस साथ पाकर कभी कभी पी लेता हूँ, वह भी सिर्फ पेट गर्म करने के लिए। इंटर फर्स्ट डिवीजन से पास हुए हो ना बेटा। फिर मामा जी खुश होकर क्या कहते हैं उस बच्चे को कि वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम चाय से दूर रहते हो, मैं भी ज्यादा चाय नहीं पीता हूँ, बस कोई साथ होता है तो कभी कभी थोड़ा बहुत पी लेता हूँ, और इतना ही पीता हूँ जिससे मेरा पेट थोड़ा सा गर्म हो जाए। वो पूछते हैं उससे कि तुम इंटर फर्स्ट डिवीजन से पास हुए हो ना बेटा। फिर भांजे साहब ने नीचे निगाह करके कहा, नहीं, सेकंड डिवीजन से। फिर मामा जी कहते हैं, सेकंड डिवीजन से? वाह वाह, क्या कहना है, फर्स्ट और सेकंड डिवीजन में सिर्फ एक ही नंबर की घटबढ़ होती है। यह तुम्हारी बड़ी बुद्धिमानी है कि तुमने आगे पढ़ने के लिए लखनऊ चुना, यहाँ तुम अच्छी तरह पढ़ पाओगे, अपना घर है, हर बात का आराम है, हलवा पूरी मोहन भोग जो चाहो बनाकर खाओ, दिन में एक बार नहीं 100 बार, कोई चू करने वाला नहीं। तो भांजे साहब क्या कहते हैं नीची निगाह करके कि नहीं, मैं तो सेकंड डिवीजन से पास हुआ हूँ। तो जो मामा जी है वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, सेकंड और फर्स्ट में एक नंबर का ही फर्क होता है, और तुम्हारी बड़ी बुद्धि से ही तुम इतने आगे पढ़ने आए हो, और तुमने अच्छी बात है कि तुमने लखनऊ को चुना है आगे पढ़ने के लिए, यहाँ तुम अच्छी तरह से पढ़ पाओगे, अपना घर है, हर बात का आराम है, हलवा खाना है, पूरी खाना है, मोहन भोग जो भी खाना है तुम बनाकर आसानी से खा सकते हो, और तुम्हें कोई चूचा करने वाला भी नहीं है। भांजे साहब भिनभिना उठे, मामा जी, मैं खाना बनाना नहीं जानता। मामा जी तुरंत बोल उठे, अरे भाई, यही बुराई तो मुझ में भी है, तभी तो बाजार से कुछ अंट संट खाकर पेट भर लेता हूँ, इसमें दोहरा फायदा भी है, समय की बचत और चौका बर्तन का झंझट नहीं करना पड़ता, मगर तुम्हारे लिए यह ठीक नहीं, नहीं तो स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। जवानी में लोग पहाड़ ढहा देते हैं और तुम खाना नहीं बना सकते हो, यह क्या कहते हो बेटा, ऐसा भी कहीं हो सकता है, भला खाना तो जानते हो कि वह भी नहीं। तो भांजे साहब क्या कहते हैं भिनभिनाकर कि मामा जी, मुझे खाना बनाना नहीं आता है। तो मामा जी क्या कहते हैं कि अरे भाई, यही बुराई तो मुझ में भी है, मुझे भी खाना बनाना नहीं आता है, तभी मैं बाजार से जाकर कुछ भी अंट संट खा लेता हूँ, और इसमें क्या फायदा होता है, दोहरा फायदा नहीं, दो फायदा होता है कि समय भी बच जाता है और हमें बर्तन भी नहीं धोने पड़ते हैं, मगर तुम्हारे लिए ये ठीक नहीं है। अभी तुम जवान हो, अगर तुम बाहर का खाओगे दिन भर तो तुम्हारा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। जवानी में लोग पहाड़ ढहा देते हैं, तुम खाना नहीं बना सकते, कैसी बातें करते हो, अब खाना तो जानते हो या वो भी नहीं जानते। फिर भांजे साहब चुप हो गए। मामा जी फिर कहने लगे, सुनो बेटा, जिसे खाना आता है उसे खाना बनाने की चिंता क्यों, चूल्हे के पास बैठते ही उसे आप से आप खाना बनाना आ जाता है, यह अपना घर है, कोई पूछने वाला नहीं, यहाँ नहीं खाओगे पियोगे तब तब कहाँ खाओगे, तुम्हारी बदौलत मुझे भी 2 रोटियां नसीब हो जाएंगी, इसी दिन के लिए लोग बाल बच्चों के लिए तरसते हैं, ईश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली, उनकी जगह पर तुम्हें भेज दिया, अब तो मेरी सारी मुसीबत कट गई, नहीं तो मैं बेमौत मारा जाता। तो मामा जी फिर क्या कहते हैं कि सुनो बेटा, जिसे खाना आता है उसे खाना बनाने में क्या चिंता करने की जरूरत है, चूल्हे के पास बैठ जाओ तो जो चूल्हा है वो अपने आप ही खाना बनाना उसे आ जाता है, यह अपना घर है, कोई पूछने वाला नहीं है, यहाँ नहीं खाओगे तो कहाँ खाओगे, और तुम्हारी बदौलत मुझे भी 2 रोटियां नसीब हो जाएंगी, और इसी दिन के लिए लोग जो है वो बाल बच्चों के लिए तरसते हैं, और ईश्वर ने मेरी सुन ली इसलिए तुम्हें यहाँ भेज दिया है, अब अब तो मेरी सारी मुसीबत कट जाएगी, नहीं तो मैं बेमौत मारा जाता। भांजे साहब ने उत्सुक होकर पूछा, क्यों मामा जी, ऐसी क्या बात है? ठंडी सांस लेकर मामा जी ने कहा, क्या बताऊं बेटा, कह भी तो नहीं सकता। भांजे साहब फिर बोले, ऐसी कौन सी बात है मामा जी, कहिए तो।
फिर भांजे साहब मामा जी से पूछते हैं कि ऐसा क्यों कह रहे हो मामा जी, ऐसी क्या बात है। तो फिर ठंडी सांस लेकर मामा जी कहते हैं कि क्या बताऊं, कह भी नहीं सकता। तो भांजे साहब पूछते हैं कि ऐसी कौन सी बात है मामा जी। फिर मामा जी ने आंखों में आंसू भरकर कहा, किसी ने 4,000 सरकारी रुपयों का गबन किया है। यह कलंक मेरे मत्थे मर दिया गया है। हाय, मैं क्या करूं। यह रकम अगर एक सप्ताह में नहीं जमा कर सका तो जेल भेज दिया जाऊंगा। महाजन कर्ज देने को तैयार है, मगर इस शर्त पर कि इस दस्तावेज पर मेरे साथ मेरे वारिस के भी दस्तखत हो। तुमसे बढ़कर और कौन मेरा वारिस हो सकता है। तभी तो तुम्हें पाकर मैं अपने को बड़ा भाग्यशाली समझ रहा हूँ। अच्छा, तो चटपट कुछ बनाकर खा लो, तब चले महाजन के पास। भांजे साहब को काटो तो खून नहीं। उन्होंने झट से अपना ट्रंक उठाया और बगल में अपना बिस्तरबंद दबाया। मामा जी ने पूछा, यह क्या बेटा, कहाँ चले। फिर हम क्या देखते हैं कि मामा जी आंखों में आंसू भरकर कहते हैं कि किसी ने 4,000 सरकारी रुपयों का गबन किया है, यानी कि घपला किया है, गड़बड़ किया है, पर इसका कलंक मेरे मत्थे डाल दिया है, यानी मेरे ऊपर इसका इल्जाम डाल दिया है। अब यह रकम अगर एक सप्ताह में मैंने नहीं जमा की तो मुझे जेल भेज दिया जाएगा। और महाजन कर्ज देने के लिए तैयार है, मगर उनकी एक शर्त है कि दस्तावेज पर मेरे वारिस के भी हस्ताक्षर होने चाहिए। तुमसे बढ़कर मेरा वारिस और कौन है, तो इसलिए तुम्हें देखकर मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, तुम्हें पाकर मैं भाग्यशाली समझ रहा हूँ खुद को। तो इसलिए तुम झटपट कुछ बना लो और खा लो, फिर हम महाजन के पास चलेंगे। फिर भांजे साहब को काटो तो खून नहीं। उन्होंने झट से अपना ट्रंक उठाया और बगल में अपना बिस्तरबंद दबाया। और मामा जी ने पूछा कि अरे यह क्या बेटा, कहाँ चले। भांजे साहब के मुंह से बोल ना फूटा, इसलिए खाली मामा जी कहकर रुक गए। अब भांजे साहब कुछ बोल नहीं पाए तो केवल मामा जी कहकर वो रुक जाते हैं। मामा जी ने और उत्सुक होकर पूछा, हाँ कहो कहो। अब भांजे साहब संभल कर बोले, अब याद आया कि मैं अपना सर्टिफिकेट घर पर ही भूल आया हूँ। तो वो क्या कहता है, मामा जी जो है वो उत्सुक होकर पूछते हैं कि कहो कहो क्या बात है। फिर वो कहता है कि अब मुझे अभी याद आया कि मैं तो अपना सर्टिफिकेट घर पर ही भूल आया हूँ। फिर मामा जी ने तपाक से कहा, तो बेटा अभी गाड़ी मिल जाएगी, कल तुम जरूर लौट आना, नहीं तो बेटा मैं तबाह हो जाऊंगा। और हो सके तो अपनी माता जी को भी लेते आना, तुम्हें खाना बनाने में सहूलियत होगी। तब तक भांजे साहब यह कहते हुए सड़क पर पहुंच गए कि अब यहाँ आने वाले पर लानत है। फिर मामा जी क्या कहते हैं कि चलो अब तुम्हें गाड़ी मिल जाएगी तो तुम कल जरूर आना और अपनी माता जी को भी लेकर आना, ताकि तुम्हें वो खाना बनाकर खिला सके। और तब तक जो भांजे साहब है वो जा चुके होते हैं, सड़क पर पहुंच चुके होते हैं और सोचते हैं कि यहाँ पे आने वाले को लानत है। तो हमने देखा किस प्रकार से मामा जी ने अपने भांजे को, उन्हें पता था कि वो भांजा जो है वो रुकने वाला है, अब वो महंगाई बहुत बढ़ गई है तो इस कारण से वो उन्हें सारी परिस्थिति दिखाते हैं कि मैं तो खाना घर पे नहीं बनाता हूँ, बाहर खाता हूँ, ऐसा है वैसा है। तो सारी चीजें सुनने के बाद जो भांजा है वो डर जाता है, वो सोचता है कि मैं तो यहाँ पे नहीं रह सकता हूँ, यहाँ तो बहुत ही ज्यादा दिक्कतें हैं। फिर वो जल्दी से वहां से भाग जाता है। तो इसी के साथ बच्चों आज का यह अध्याय यही समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप सभी बच्चे खुश रहिए और पढ़ते रहिए। बाय।